ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। अभी पिछले क्लास में हमने कुछ क्रॉस किए थे, वी हैव डन सम ऑफ द क्रॉसेस ओवर हियर। ये सारे क्रॉसेस हमने यहाँ पे देखे थे, करे थे, एंड आई होप आपको ये समझ आते हैं। एंड आई एम आल्सो होपिंग कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने असाइनमेंट किया था, तो आपसे हो रहा है वो असाइनमेंट। आई थिंक भूमिका हैव आल्सो सबमिटेड द असाइनमेंट, आई गेस, यस, आई हैव सीन दैट। सो या, आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब ये सारे हमने क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, एंड देन थ्योरी वाला पोर्शन हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93। क्या आप लोग इसका मुझे आंसर दे सकते हो? क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि आपको बताने कि यार ये मेरा है एक लाइक यू हैव अ जीनोटाइप ओवर हियर, इसमें से आपके कितने गैमेट आपके यहाँ पे बन जाएंगे। सो समवन इज राइटिंग समथिंग इन द चैट, लेट मी ओपन अप द चैट। सर हमारे 10 दिन के कराटे क्लास होते हैं, हाँ बढ़िया बेटा, बढ़िया। नहीं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि हिमाचल में यू गेट टू सी अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, जो बहुत अच्छी चीज है, यू डोंट गेट टू सी एवरीवेयर इन द कंट्री, बट इन हिमाचल एंड आल्सो समवेयर इन नॉर्थ ईस्ट कॉन्टैक्ट स्पोर्ट काफी लाइक प्रमोट किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, यू गेट टू सी दैट हैपनिंग। ऑलराइट, बच्चों ने यहाँ पे आंसर किया मुझे, मैंने ऑफ यू हैव आंसर्ड ओवर एंड वी हैव आंसर्ड 9। ठीक है, पूछा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है समझ लेते हैं यहाँ पे, कि इसका पूछा यहाँ पे कि इसमें से कितने जीनोटाइप बनेंगे। ठीक है, इसमें से आपके कितने जीनोटाइप यहाँ पे आपके बन सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है और अगर आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से कितने जीनोटाइप बनेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान से सोचो। इसमें से बन सकता है, एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक यहाँ पे बनेगा आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, ये बनेगा हमारा एक गैमेट। तो अगर आपके सामने ये जीनोटाइप देकर रखा हुआ है, उन्होंने पूछा है कि इसमें से आपके कितने डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे गैमेट्स बन सकते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स कैन बी फाउंड ओवर देयर। तो एक आपका यहाँ पे बन गया। अब एक और कैसा बन सकता है, एक तो मैंने आपको बना दिया, एक और आप बना के बता दो मुझे, और कौन सा यहाँ पे बन सकता है। ए, स्मॉल बी और सी। राइट, जो दूसरा मेरा यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी योर कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड सी। ये मेरे दो टाइप के यहाँ पे गैमेट बन गए। क्या मुझे एक और टाइप का यहाँ पे गैमेट बनते हुए यहाँ पे दिख सकता है? कैन आई सी वन मोर गैमेट फॉर्मिंग ओवर हियर? यस सर। कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा? स्मॉल बी। बोलो, बन गए बेटा, दो ही बन सकते थे, दोनों बन गए। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी का तुम्हारे यहाँ पे बन गया। दूसरा जो तुम्हारे यहाँ बना दैट इज योर कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। यही दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे बन सकते हैं, और कोई भी दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपका बन नहीं सकता। और क्योंकि आपके सिर्फ यहाँ पे दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं, तो याद रखिएगा कि इसमें जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा दैट विल बी योर ऑप्शन ए। राइट, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपके सिर्फ दो ही टाइप के यहाँ पे आपके गैमेट्स बन सकते हैं, तीसरा टाइप का गैमेट यहाँ पे आपका बन नहीं सकता। तो कभी अगर ऐसा अगर आपको लोग दे देना, अगर आपको यहाँ पे थ्री पेयर दे दे एलील्स की, सो बेसिकली दे हैव गिवन यू द थ्री पेयर ऑफ एलील्स, दे हैव गिवन यू द थ्री पेयर ऑफ एलील्स दे हैव गिवन यू। तो ज्यादा लाइक ऐसे मत करना आप लोग, ए बी बना दिया, बी सी बना दिया, ऐसे मत बनाना। राइट, आपको बनाने रहेंगे, तीन का सेट बनाना पड़ेगा आपको। सो यहाँ पे आपके दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे बन सकते हैं। सो प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली। राइट, we can do this question later. Let's do the theory part right now. Let's understand this term called as my pleiotropy. Pleiotropy term हम यहाँ पे आराम से समझते हैं, इस टर्म का मतलब क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, और अगर लगे कि क्लास फास्ट जा रही है, then please इंटरप्रेट करके बता दो, so that I can just make sure that I am at your pace. अब आपके पास एक पर्टिकुलर जीन है। अब ऐसा सोचो कि एक पर्टिकुलर जीन आपका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगा कि समझो आपके एक क्रोमोसोम के ऊपर, आपका क्रोमोसोम नंबर 2 है, उसके ऊपर एक जीन होगा और वो कंट्रोल करता है आपके आई के कलर को। ठीक है, अब जनरली आपको देखने के लिए क्या मिलता है, सिंगल जीन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर। जनरली आपको देखने के लिए क्या मिलता है नेचर में, कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। जैसे अगर पी प्लांट में देख लो आप, तो पी प्लांट में कोई तो भी जीन होगा और वो जीन का काम होगा वो हाइट को कंट्रोल करेगा, उसका और कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ एक ही काम कर रहा होता है। लेकिन कई बार आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, समटाइम व्हाट एक्चुअली हैपेंस, समटाइम एक सिंगल जीन आपके मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। व्हेन अ सिंगल जीन कैन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, व्हेन अ सिंगल जीन कैन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, देन सच कंडीशन इज कॉल्ड एज माय प्लियोट्रॉपी। ऐसी कंडीशन को हम यहाँ बोल सकते हैं प्लियोट्रॉपी। हाँ जी दीक्षा बताइए।
सर जैसे सर अभी आपने बताया ना सर, एक कैरेक्टर एक जीन के थ्रू होता है, तो सर ह्यूमन के अंदर कई फीचर्स होते हैं, तो सर मतलब अंदाजे से एक ह्यूमन के अंदर कितने जीन्स हो सकते हैं? कितने जीन हो सकते हैं ह्यूमंस के अंदर? आपको मिलते देखेंगे 30,000 जीन्स। ओह माय गॉड। इतने होते हैं जीन। अब इसमें होता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, जितने हमारे पास अभी जीन है ना, उसमें से 50% का काम हमें मालूम ही नहीं है क्या करते हैं वो। दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, that we actually don't know that what is the role of the 50% of the gene, like what they make, और जो बनाते उसका काम क्या होता है, we still don't know। सर मतलब वो कब कर तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ ना लेकिन कुछ तो हमें कर नहीं रहे हैं, हाँ कुछ ना कुछ तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट श्योर कि वो लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। और उनका एक्सप्रेशन कब होता है पता है? कुछ जीन पता है आपके कब बनते हैं? जब किसी एनवायरमेंट में आप जाते हो ना, नए एनवायरमेंट में आप जाते हो या कुछ आप नई एक्टिविटी कर रहे होते हो, इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके कुछ नए जीन्स एक्सप्रेस करना चालू करते हैं। इवन दैट इज समथिंग व्हिच इज ऑब्जर्व। अगर समझो सर कि आप, मतलब वो जीन हमें पेरेंट्स से मिलेंगे, लेकिन हमारे अंदर डेवलप वो बाद में होंगे, है ना? नहीं डेवलप नहीं, आपके अंदर जीन्स तो है, ऐसा समझ लो कि आपके पास जीन्स तो बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं और सबके सब एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब एक्सप्रेस करना मतलब वो प्रोटीन बना रहे हैं। जनरली जीन्स आपके बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। अब हमें मालूम है कि हमें सिर्फ इतना मालूम है कि 50% ऑफ द जीन क्या करते हैं, मतलब हमें मालूम है कि 50% जो आपके जीन है वो कौन सा प्रोटीन बनाते हैं, उसका काम क्या होता है। बाकी 50% आपके पास है और वो भी प्रोटीन बनाते हैं, वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, बट वी आर नॉट श्योर दैट व्हाट काइंड ऑफ रोल दे डू और वो कब बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो तुम खाना खाते हो, तो खाना खाते हो तो वो टाइम पे आपका एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन बनाने के लिए एक जीन को हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा, एक जीन होगा जो आपका ये एंजाइम बनाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा नहीं बनाएगा, वो फिजूल में अपना ट्रिप्सिन बना के नहीं रखेगा, जब रिक्वायरमेंट होती है तब वो ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो आपके जीन्स तो सारे के सारे हैं, लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट दे एक्सप्रेस देमसेल्फ। कुछ ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली एक्सप्रेस करते हैं, हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, कुछ होते हैं जो काम के टाइम पे एक्सप्रेस करते हैं, कुछ होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर। सो दैट इज अ थिंग। सो कई सारी नई फाइंडिंग्स अभी मिलती है जिसमें पता चलता है कि इवन अगर आप अपना जियोग्राफिकल लोकेशन चेंज करते हो ना, इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सम ऑफ द जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड दे एक्चुअली हेल्प यू टू अडैप्ट टू अ न्यू काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। यस जैसे सर। आप सर मैं वो बोल रही हूँ ना सर, जैसे देखो सर आपने बोला अभी कि जब हम जैसे कहीं नई जगह पे जाते हैं तो वहां पे हमारी मतलब अडेप्टेशन के लिए अलग जीन्स मतलब वो होते हैं, एक्सप्रेस एक्सप्रेस करते हैं, हाँ एक्सप्रेस होते राइट, हैं। तो सर मतलब वो जीन हमारे अंदर बचपन से प्रेजेंट होंगे ना? प्रेजेंट है, यस वो बचपन से आपके अंदर है, बट वही है एक्सप्रेस वो तब करेंगे जब कोई उसे ट्रिगर करेगा या कुछ कंडीशन को एक्सप्रेस करेंगे, which is an interesting thing and that is actually quite something which is something people work on। तो इसलिए तुम देखोगे ना तो जितना भी रिसर्च होता है ना वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे ही होता है, जितना भी रिसर्च तुम देखते होते हुए वो मॉल बायो के ऊपर ही होता है। पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड पीपल स्पेंड 5-6 साल। यू वोंट बिलीव देयर इज वन रिसर्च गोइंग ऑन इन ISC बैंगलोर, जहाँ पे वो लोग 6 साल स्पेंड करते हैं एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, राइट 5 to 6 years to understand स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो एक जीन बनाता है और उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है बॉडी के ऊपर। इट इज समथिंग व्हिच इज लाइक क्वाइट इन डेप्थ वाली चीजें ये सब, हम उतना लेवल पे समझते नहीं है, बट या इट इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सो नाउ यू हैव अ जीन, अगर एक जीन आपका इस तरह कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, देन आई कैन से दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय प्लियोट्रॉपी एंड दैट जीन कैन बी कॉल्ड माय प्लियोट्रॉपिक जीन। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ कि पी प्लांट के अंदर जो जीन सीड शेप को कंट्रोल करता है, जो जीन आपका सीड शेप को कंट्रोल करता है, वो इस चीज को भी कंट्रोल करता है कि उस सीड के अंदर स्टार्च कंटेंट कितना होगा। वो इस चीज को भी कंटेंट करता है कि स्टार्च कंटेंट कितना रहेगा सीड के अंदर, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय दिस सेम जीन। तो याद रखना ये आपका एक सिंपल एग्जांपल है, दिस इज समथिंग आपको मिलेगा देखने के लिए आपके पी प्लांट के अंदर। पी प्लांट जो आपका यहाँ पे होता है, पी प्लांट के अंदर याद रखना कि आपका जो जीन होता है जो सीड शेप को कंट्रोल करता है, वो सेम जीन इवन कंट्रोल करता है कि उस सीड के अंदर स्टार्च कंटेंट कितना होगा, दैट इज आल्सो कंट्रोल बाय द सेम जीन। तो वो एक एग्जांपल बनता है आपके यहाँ पे प्लियोट्रॉपी का। तो स्टेटमेंट आप पहले यहाँ पे देख लो, अ कंडीशन इन विच अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट, अ कंडीशन इन विच अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट इज नोन एज माय प्लियोट्रॉपी। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। एक से ज्यादा ट्रेट को यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे प्लियोट्रॉपी। तो ये चीज आपके याद, सेंटेंस बड़ा सिंपल है, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है यहाँ पे। अभी अपने इसके अंदर एग्जाम्पल देखना है, तो एक तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, जैसे सिंपल एग्जाम्पल देखा। अब थोड़ा एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं जो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगा। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट।
सो you have something like my sickle cell anemia and phenylketonuria. तो इसको ही हम यहाँ पे समझते हैं. Let's try to see this thing somewhere over here. ये दोनों मेरे एग्जाम्पल बनते हैं मेरे यहाँ पे पिलियोट्रॉपी के. बोथ ऑफ देम बिकम एग्जाम्पल ऑफ माय पिलियोट्रॉपी. हम यहाँ पे फोकस करते हैं हमारे फिनाइलकेटोयूरिया के ऊपर. इसके ऊपर हम फोकस करते हैं क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में आपको सेपरेटली अलग से बताऊंगा, तब आपको उसके बारे में आपको पता चल जाएगा. लेट्स फोकस ऑन ओवर हियर. ये कंडीशन है क्या? फिनाइलकेटोयूरिया इज अ जेनेटिक कंडीशन. इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ एज अ PKU. और ये एक मेरा जेनेटिक डिसऑर्डर है. दिस इज माय जेनेटिक डिसऑर्डर. अब इस चीज को आप आराम से ध्यान से समझिए कि यहाँ पे होगा क्या. अगर मैं कह रहा हूं कि कोई एक कंडीशन जेनेटिक डिसऑर्डर है, दैट मींस व्हाट, ये आपको बचपन से ही होगी. अगर होगी तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा नहीं होता कि यार 4 साल 5 साल बाद डेवलप होता है. जनरली यू विल गेट टू सी दैट अगर किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है देन वो बचपन से ही होगा. तो इसको हम समझते हैं कि यार इसमें है क्या. अब आप जानते हो यू हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. तो आपको जो 12th क्रोमोसोम होता है, जो आपका 12th क्रोमोसोम आपके पास है, 12th क्रोमोसोम के ऊपर आपको एक जीन मिलेगा. ऑन दिस क्रोमोसोम यू विल हैव वन जीन. ठीक है, सो आई विल राइट ओवर हियर. ऑन द 12th क्रोमोसोम यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ जीन. और ये जीन क्या करता है? ये जीन बनाता है आपका एक एंजाइम. तो ध्यान से सुनना, ये जीन आपका यहाँ पे बनाएगा एक एंजाइम. एंजाइम का नाम यहाँ पे होगा phenylalanine hydroxylase. This is the name of the enzyme. तो आपका यहाँ पे एक जीन है और ये जीन जो आपका यहाँ पे एंजाइम बना रहा है, that enzyme is called as my phenylalanine hydroxylase. ये एंजाइम आपका जीन बनाता है और ये एंजाइम हम सब के अंदर बन रहा है फिलहाल, क्योंकि हम सब के अंदर ये जीन काम कर रहा है, तो हमारे सब के अंदर ये एंजाइम बन रहा है. अब ये एंजाइम करता क्या है, सुनो ध्यान से. ये एंजाइम कन्वर्ट करता है फिनाइलएलेनिन को. This enzyme will convert my phenylalanine into your tyrosine. ये कन्वर्ट करेगा मेरे फिनाइलएलेनिन को इनटू योर टायरोसिन. अब एक चीज आप वापस ध्यान से सुनिए कि एंजाइम कर क्या रहा है. यहाँ पे आपकी बॉडी में ये एंजाइम बनाया जा रहा है और ये एंजाइम आपकी बॉडी में जो फिनाइलएलेनिन होता है उसको वो कन्वर्ट करता है टायरोसिन के अंदर. और ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है. ये आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पाथ है जो आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है कि आपका एंजाइम बनेगा और आपके बॉडी में जितना भी फिनाइलएलेनिन होगा उसको आप कन्वर्ट करोगे इनटू योर टायरोसिन. ये करना जरूरी भी होता है. अब आप मुझे बताओ कि अगर आपका जीन काम नहीं कर रहा, अज्यूम करो कि अगर आपका ये जीन काम नहीं कर रहा, देन आपकी बॉडी में किस चीज का लेवल बढ़ेगा? अज्यूम करो अगर आपका ये जीन काम नहीं करता, ये जीन अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो आपके बॉडी के अंदर किस चीज का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है? व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आई विल फाइंड इंक्रीजिंग इन द बॉडी? नहीं समझ आया? यहाँ तक क्वेश्चन समझ नहीं आया? अभी तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? वापस से यहाँ पे ध्यान दो, सुनो यहाँ पे इस चीज को. यू हैव अ जीन which makes an enzyme called as my phenylalanine hydroxylase. ये आपका एंजाइम बन रहा है. ये एंजाइम क्या करता है बेटा? आपके फिनाइलएलेनिन को वो कन्वर्ट करेगा इनटू योर टायरोसिन. दैट इज व्हाट इट डज. अब तुम सोचो कि अगर आपकी बॉडी में अगर वो जीन काम नहीं कर रहा है, जो 12th क्रोमोसोम पे आपका जो जीन है, अगर ये आपका काम नहीं करता, देन व्हाट विल हैपन? आपके बॉडी के अंदर फिनाइलएलेनिन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा. फिनाइलएलेनिन का कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में, फिनाइलएलेनिन एक चीज. हाँ बोलो बेटा क्या कह रहे हो? इसका फिनाइलएलेनिन समझ आ रहा है कि ये ठीक है, ये जो है ना बेटा, इट इज नथिंग बट अ अमाइनो एसिड. फिनाइलएलेनिन इज नथिंग बट अ अमाइनो एसिड. ठीक है, आपका एक अमाइनो एसिड है. ये आपके बॉडी में बनता है और ये आपकी बॉडी में कई बार आप जो कंज्यूम करते हो उसके साथ आपको बॉडी के अंदर आता है. ठीक है, ऐसा समझो कि आपके बॉडी के अंदर कई सारे मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं और जब वो पाथवे आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं ना, तो उससे आपके कुछ अमाइनो एसिड्स आपके बनते रहते हैं. राइट, यू गेट टू सी सम एसिड गेटिंग फॉर्म. वन ऑफ देम इज माय फिनाइलएलेनिन. और ये आपको इवन आपके डाइट के साथ भी आपको मिलता है. सो आप जो कंज्यूम करते हो, अमाइनो एसिड इज समथिंग यू लाइक गेट फ्रॉम द प्रोटीन. अल्टीमेटली प्रोटीन खाते हो उसमें से आपको मिलेंगे अमाइनो एसिड. तो अगर कुछ आप डाइट भी अगर आप खा रहे हो उसके अंदर भी आपको डाइजेस्ट करने के बाद आपको ये मिलता है, फिनाइलएलेनिन आपके बॉडी में बनता है. ठीक है,
तो याद रखना ये आपके बॉडी के अंदर बनेगा, और जब ये आपके बॉडी के अंदर बनता है या जब आप कंज्यूम करते हो कोई चीज, जब आपको ये बाहर से मिलता है, तो उसको आप कन्वर्ट करते हो इनटू योर टायरोसिन. दैट इज समथिंग व्हिच हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू योर टायरोसिन. ये एक नॉर्मल पाथवे, ये हम सबके अंदर होता है, आपके अंदर हो रहा है, मेरे अंदर, हम सबके अंदर ये हो रहा है. और ये करने के लिए आपका जहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व है, दैट एंजाइम इज माय, ये जो मेरा नाम लिखा मैंने यहाँ पे, दैट्स एंजाइम. इसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. ये क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है मेरे टायरोसिन के अंदर. अब समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है अब आपको? यस सर. ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपका यहाँ पे होता है आपके बॉडी के अंदर, और हम सबके अंदर ये हो रहा है. अब तुम सोचो कि तुम्हारा जीन काम नहीं कर रहा, किसी रीजन से अगर तुम्हारा जीन काम करना बंद कर देगा, अगर ये जीन तुम्हारा काम नहीं करेगा, देन ये वाला जो एंजाइम है ये भी आना बंद कर देगा. द एंजाइम विच यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, जो एंजाइम आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, ये एंजाइम तो बनेगा नहीं ना अगर जीन ही काम नहीं कर रहा. बेटा सोचो, अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो एंजाइम तुम्हारा काम नहीं करेगा. इतना समझ आ रहा है? इफ जीन इज नॉट वर्किंग द एंजाइम विल नॉट कम. इतना पता चला? यस सर. अगर मेरा यहाँ पे एंजाइम काम नहीं कर रहा या आ ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पे दिक्कत पता है क्या आएगी? आपका जो फिनाइल एलेनिन आपकी बॉडी में है, जो कन्वर्ट हो जाता था नॉर्मली, वो आपकी बॉडी में बिल्डअप होगा, इसका अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा. सो इट विल जस्ट कीप ऑन बिल्डिंग अप. सो इसका आपको बिल्डअप देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा. सो विल फाइंड बिल्डअप ऑफ दिस फिनाइल एलेनिन कैन बी सीन हैपनिंग इनसाइड द बॉडी. ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर ये हो रहा है तो मैटर ऑफ कंसर्न यहाँ पे क्या है, दिक्कत क्या आ रही है? क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर ये बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, दिक्कत क्या आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब ये आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, सो ये जाके आपका डैमेज करेगा ब्रेन को. इट विल गो एंड डैमेज योर ब्रेन. और जब ये ब्रेन को जाके डैमेज करना चालू करता है तो आपको सिम्टम्स क्या दिखते हैं जनरली? यू विल फाइंड द सिम्टम एज अ मेंटल रिटार्डेशन. तो बेसिकली अब ये बन गया मेरे लिए एक प्रॉब्लम. अगर फिनाइल एलेनिन अगर आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है, याद रखना, इट विल गो एंड स्टार्ट डैमेजिंग योर ब्रेन एंड दैट विल लीड टू योर मेंटल रिटार्डेशन. अब ये जो बोलो 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 क्या करे आप? बोलो. मेंटल रिटार्ड क्या था? इसका मतलब मेंटल रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि दिमाग उस बच्चे का डेवलप नहीं हो पाएगा. ठीक है, उस बच्चे का दिमाग, बेटा वापस बोलना, आवाज कट गई आपकी. सर जैसे मेंटली अनस्टेबल मतलब. हाँ वैसे लोग होते हैं ना, राइट? तो दैट इज अ काइंड ऑफ कंडीशन यू कैन सीन हैपनिंग इन दिस काइंड ऑफ पीपल, इन दिस काइंड ऑफ चाइल्ड. सो यस, यू विल फाइंड दैट हैपनिंग. सर जैसे कई बार बच्चे को लगती है ना सर, जैसे सिर की चोट लगती है तो जो उसके कारण भी कई बार डेवलप नहीं हो पाता उसका ब्रेन, तो सर वो भी यही डिसऑर्डर होता है? नहीं, ये तो जेनेटिक कंडीशन है बेटा, ये अलग है. वो तो कोई फिजिकल डैमेज होने से वो होता है. कभी आप नोटिस करना, कई बार बोला जाता है कि आपको पीछे किसी को मारना नहीं चाहिए, राइट? यू डिडंट हिट समवन इन द बैक. ठीक है, इवन अगर आप कभी नोटिस करो, कभी अगर आप बॉक्सिंग देखते हो, अगर शायद लड़के लोग देखते होंगे, कोई है क्या लड़का यहाँ पे जो बॉक्सिंग देखता है? एनीवन? नहीं देखता क्या? कुछ लोग हाथ रेस कर रहे हैं यार. कोई है क्या यहाँ पे जो यूएफसी देखता है? एनीवन हु वॉचेस यूएफसी? एनीवन? नो वन. ठीक है. सो बॉक्सिंग या तुम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट अगर कभी देखोगे ना, तो वहाँ पे पीछे मारना अलाउड नहीं होता. पीछे आना बिल्कुल इट्स नॉट अलाउड. यू डोंट अलाउ देम टू हिट इन द बैक. इट्स इलीगल, कंप्लीटली इलीगल. इफ यू हिट समवन इन द बैक ना somehow, then you can have a physical damage जो आपको पूरे जिंदगी भर आपको वेजिटेबल स्टेट में ले आएगा. वेजिटेबल स्टेट मतलब आपके हाथ पैर आपके काम नहीं कर पाएंगे अगर आपका एक बहुत गंदा अगर आपको हिट पड़ता है ऑन द बैक साइड ऑफ द हेड. दैट इज अ थिंग. सो बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वो चीज अगर आपके साथ होती है देन यस, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन पूरा आपका बिगड़ जाता है, आपके हाथ पैर उस तरीके से काम नहीं कर रहे होते, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ये जो यहाँ पे हो रहा है दैट्स अ मेंटल रिटार्डेशन. यहाँ पे तो मेंटली वो डेवलप नहीं, मेंटल डेवलपमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा बच्चे का. वो क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज ऑफ द फिनाइल एलेनिन का बिल्डअप की वजह से. ठीक है, तो यहाँ पे रीजन दीक्षा अलग है आपका, यहाँ पे आपका रीजन बिल्कुल अलग हो जाता है. ओके, सो नाउ दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. और ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी. अब इसके अलावा एक और चीज आपको देखने के लिए मिलती है. लेट मी रिमूव दिस यूएफसी ओवर हियर. पीपल लाइक दिस यूएफसी लिखा हुआ है. बेसिकली इट्स अ स्पोर्ट which जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट आपको देखने को मिलता है. इट्स बेसिकली अ मिक्स्ड मार्शल आर्ट. शायद कुछ लड़कों को मालूम होगा, एंड इट्स नॉट लाइक लड़कों को भी मालूम हो सकता है, बट या इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. ठीक है, दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग ओवर हियर इज गोइंग टू बी, एक तो हो गया मेंटल रिटार्डेशन, दूसरी चीज आपको मिलती है लैक ऑफ पिगमेंटेशन.
lack of pigmentation on skin and hair। ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे समझो। ये चीज तो आपकी यहाँ पे हो रही है, उसके साथ साथ क्या होगा, अगर आपका एंजाइम काम नहीं कर रहा तो एक और चीज आपको मिलेगी देखने के लिए कि आपकी जो स्किन का जो पिगमेंटेशन होगा वो नॉर्मल नहीं रहेगा। स्किन के अंदर आपको पिगमेंटेशन देखने के लिए कम मिलेगा और वैसा ही आपको पिगमेंटेशन हेयर के अंदर भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। सो हेयर एंड स्किन विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन एंड दैट इज व्हाट आई फाइंड हैपनिंग अगर मेरा ये वाला मेरा एंजाइम यहाँ पे नहीं बनता तो आप ये चीज यहाँ पे आप ध्यान से समझो। आपको यहाँ पे दो चीज आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, एक तो मेंटल रिडाक्शन यहाँ पे हो रहा है, दूसरा आपको जो पिगमेंटेशन होता है ना स्किन पे, जो आपको कलर मिलता है, एक नॉर्मल कलर जो आपको मिलता है स्किन का, वो भी आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा उस बच्चे के अंदर, ना ही उसके बालों में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा जीन है, जो मेरा यहाँ पे जो जीन है, वो जीन मेरे कई सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। द जीन ओवर हियर विच इज प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम नंबर 12, मैं कह सकता हूँ ना कि मेरा जो यहाँ पे जो जीन है यहाँ पे, जिसे मैं कहूंगा जीन ऑफ माई PKU, फिनाइल कीटोनुरिया का जो मेरा पे जो जीन है, वो मेरे कई सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे गवर्न कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि मेरा एंजाइम बनाना, उसके साथ साथ इसी जीन के वजह से या इसी जीन के एंजाइम के एक्सप्रेशन की वजह से आपका मेंटल रिटार्डेशन आपका हो नहीं रहा, या आपका पिगमेंटेशन आपको नॉर्मली मिल रहा है पर्सन के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट इज व्हाई आई कैन से दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय प्लियोट्रॉपी। ये जो मेरा यहाँ पे एग्जांपल है फिनाइल कीटोनुरिया का, दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय प्लियोट्रॉपी। क्योंकि आप जानते हो प्लियोट्रॉपी मींस व्हाट, सिंगल जीन कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर या सिंगल जीन कंट्रोलिंग मोर देन वन ट्रेट, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? यहाँ पे आपका जो जीन है यहाँ पे, दैट इज एक्चुअली कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर। एक तो आपका यहाँ पे एंजाइम बना रहा है, राइट, उसके साथ साथ उसके काम करने के वजह से आपका पिगमेंटेशन भी कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट्स व्हाई वी से फिनाइल कीटोनुरिया इज अ एग्जांपल ऑफ योर प्लियोट्रॉपी। दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर प्लियोट्रॉपी। याद रखना इस बात को, फिनाइल कीटोनुरिया इज एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी अलोंग विद सिकल सेल एनीमिया, ये भी आपका एग्जांपल बनता है। ठीक है, अब बताओ क्या ये वाली स्टोरी यहाँ तक आपको समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट, अगर कुछ नहीं आता ना तो बोल दिया करो, राइट, थोड़ा स्लो कर लेंगे। उनका कलर क्या होगा सर अगर लेफ्ट पिगमेंटेशन नहीं आएगा तो? देखो अगर पिगमेंटेशन ऐसा नहीं होता ना तो ऐसा होगा कि आपका सी लेट्स से हम अगर हमारे साउथ ईस्ट एशिया, नॉट इवन साउथ, अगर हम इंडिया की बात करें या इंडिया पाकिस्तान वाले बेल्ट की अगर हम लोग बात करें, तो हमारे जो पिगमेंटेशन वो लाइक इट्स लाइक अ काइंड ऑफ पिगमेंट व्हिच इज अ ब्राउनिश पिगमेंटेशन। ठीक है, तो आपको नहीं मिलेगा उसके अंदर, राइट। सो जो स्किन बच्चे की जो रहेगी वो लाइक यू इट विल डोंट हैव राइट पेयर, सो आपको ऐसे लाइक पैचेस आपको मिलने लगेंगे वहां पे, जो व्हाइटिश पैचेस आपको दिखते हैं ना वो आपको वहां पे देखने के लिए आपको मिलेंगे। Yes, sir. That is when you can get to see that kind of people and you can see the same thing happening in the hair as well. So वो से हम कहते हैं कि यार पिगमेंटेशन वहाँ पे नहीं मिल रहा, तो उससे आपको पैचेस मिलने लगेंगे आपके स्किन के ऊपर। एंड ये आपके सिम्टम्स जनरली आपको 6-7 महीने के बाद देखने को मिलता है। इनिशियली बेबी में इतना बिल्डअप नहीं होता, बट जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है ना, 8 महीने 9 महीने 1 साल 2 साल, उसमें बिल्डअप बढ़ेगा। और जैसे ही फिनाइल का बिल्डअप बढ़ेगा देन यू विल फाइंड की सिम्टम्स आपको दिखेंगे, मेंटल रिटार्डेशन, पिगमेंटेशन आपको फिर दिखेगा वहां पे। तो याद आपको ये रखना है कि ये जीन आपका काम करना एसेंशियल है और ये जीन आपको मिलता है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12। ठीक है सर, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अगर इतना समझ आ रहा है, हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। सर तो जैसे ये जीन अभी काम करना बंद कर गया, तो सर इस जीन को दोबारा मतलब वो कैसे करें हम? नहीं, जीन को तुम चालू नहीं करा सकते। एक बार आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आपको वो है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई तो ये बढ़ता नहीं जाएगा फिर? ओके, एक सेकंड एक चीज बता देता हूँ। एडवांसमेंट हो रहा है कि आप जीन थेरेपी, एक चीज अभी आएगी, अभी चल रही है रिसेंटली, विच कैन क्योर दिस थिंग, बट वो भी लाइक इनिशियल फेज में है। वो उस लेवल पे ये थेरेपी नहीं आ चुकी कि हर कोई उसे यूज कर सके। ठीक है, सो अपेरेंटली द आंसर वुड बी सेड कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आप उसे ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए इन सबको ट्रीट करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, समवन वाज सेइंग समथिंग। पिगमेंटेशन ऑफ स्किन होता है मेलानिन से, जो आपका आंसर बिल्कुल सही है, राइट, आपका आंसर बिल्कुल सही है। मेलानिन इज समथिंग व्हिच विल हेल्प इन द पिगमेंटेशन ऑफ योर स्किन। अब तुम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हो ना, तो मेलानिन के फंक्शन के लिए भी आपको टायरोसिन चाहिए होता है।
अभी उसे मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, बिकॉज इट विल बिकम द चैप्टर विल गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन राइट नाउ, बट यू नीड टू हैव अ टायरोसिन फॉर द राइट फंक्शन ऑफ द मेलेनिन। ठीक है, समझो इस बात को, इतना समझ लो इतना कि मेलेनिन के फंक्शनिंग के लिए भी यू नीड टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टायरोसिन। ओके, एंड इफ एट ऑल द टायरोसिन अगर आपका है नहीं यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो कि आपका मेलेनिन भी आपका बनेगा नहीं। आई होप यू आर गेटिंग दिस, निशांत एंड हर्षिता। ठीक है, हर्षिता, गुड। टायरोसिन प्रोटीन है क्या? टायरोसिन इज बेसिकली अमाइनो एसिड है बेटा, वो दीक्षा, इट्स अमाइनो एसिड। यस सर। ऑलराइट, कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं, कोई कुछ नहीं पूछ रहा था आई गेस। सर सर पिछले यस सर, ये वाली यस सर, ये जो आपने फिनाइल अलाइन फिनाइल अलाइन, एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, हाँ तो सर ये तो खुद ही एक अमीनो एसिड है, तो ये अमीनो एसिड में ही चेंज होगा? हाँ, it can potentially happen, yes. You will find amino acid getting converted to another amino acid, ये होता है। ग्लूटामेट एस्पर्टेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूटामाइन एस्पर्जिनाइन में कन्वर्ट होता है, इट डज हैपन, यस। कई सारे आपके पाथ होते हैं और आपको कन्वर्ट करना जरूरी भी होता है, so that's something which will happen always। ठीक है, so yes, you will find that happen। ओके, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, समथिंग यू हैव टू नो। अब अगर इतना आपको समझ आ रहा है, इसमें आपको एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये अगर समझते हो तो फ्यूचर में कुछ चीजें समझने में तुम्हें आसानी होगी। इसलिए ये जो फिनाइल की यूरिया है ना, जिसको मैं भी शॉर्ट में लिखूंगा PKU, इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूँ एज अ PKU, राइट। इसको हम इवन बोलते हैं एज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब ये टर्म को मैं समझा रहा हूँ, उसे टर्म को सुनो सब लोग ध्यान से, इस टर्म को समझो। टर्म को समझने के पहले मुझे आप ये बताओ कि आप जानते हो ऑटोसोम्स क्या होते हैं? डू यू नो व्हाट आर ऑटोसोम्स? नहीं मालूम तो बोल दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूं इसमें होता क्या। देखो, अच्छा, यू हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इतना तुम्हें मालूम है, यू हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। दिस इज वन थिंग यू नो, इतना आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको मालूम है कि आपके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आपके पास होते हैं। ठीक है, अब 23 पेयर में से ये मालूम है ना आप लोगों को 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। यस सर, और बॉडी के नॉर्मल होते हैं। ठीक है, थैंक यू। उसमें से जो पहले 22 पेयर होते हैं ना आपके, द फर्स्ट 22 पेयर ओवर हियर, दे आर कॉल्ड एज माय ऑटोसोम्स, इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम। और जो 23rd पेयर होता है, आखिरी पेयर, जो 23rd पेयर आपका यहाँ पे होगा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एलोसोम्स। बिल्कुल सही, यू कॉल देम एज एलोसोम्स, या फिर आप इवन कह सकते हो इनको एज अ सेक्स क्रोमोसोम, यू कैन आल्सो कॉल देम एज सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम्स, यू कैन कॉल देम। 23rd जो आपका पेयर होता है वो आपका हो सकता है इधर आपका XX फीमेल के अंदर, और इट कैन बी योर XY। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है कि ऑटोसोम्स क्या होता है, तुम्हारे एलोसोम्स यहाँ पे क्या होता है, ये तुम्हें पहले यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब ऑटोसोम मतलब पहले 22 पेयर। अब आप जानते हो कि आपका जो फिनाइल कीटोयूरिया का जो आपका क्रोमोसोम था, वो क्रोमोसोम नंबर कौन सा था? 12। That was my 12, राइट। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ऑटोसोम टर्म यहाँ पे कैसा है वो तुम्हें समझ आ जाएगा। ऑटोसोमल टर्म इसलिए आया क्योंकि जो आपका क्रोमोसोम यहाँ पे है, वो जिसके ऊपर आपका ये जीन लगा हुआ है, वो आपका है ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। नाउ आई जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। और अगर ये तुम समझ सकते हो ना, आगे तुम्हें ये बड़ा काम आएगा डिसऑर्डर बाकी के समझने के लिए। समझो तुम्हारे पास यहाँ पे है क्रोमोसोम, यहाँ पे मैं क्रोमोसोम की पेयर यहाँ पे बनाता हूँ, दिस इज माय क्रोमोसोम नंबर 12। हम सब के अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बन रहा है, हम सब नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे एलील है ना, वो यहाँ पे होगा कैपिटल P। हम सबके अंदर जो यहाँ पे एलील लगा हुआ है यहाँ पे, दैट इज माय कैपिटल P। अगर हमारे अंदर कैपिटल P यहाँ पे लगा हुआ है, सो दैट मीन्स व्हाट, मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैपिटल P इज द डोमिनेंट एलील, और ये हमें नॉर्मल एंजाइम बनाने में मदद करता है। कैपिटल P इज अ नॉर्मल डोमिनेंट एलील, और ये हमारे अंदर नॉर्मल एंजाइम बनाने में हमारे यहाँ पे मदद करता है। ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसी तरीके से समझो इस बात को कि अगर स्मॉल p होता है, दैट इज माय रिसेसिव एलील, और ये हमारे अंदर होना नहीं चाहिए। अगर ये है, देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, देन हमारे मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। ठीक है, तो इतना पहले आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? क्या ये वाली स्टोरी यहाँ पे समझ आ रही है? ठीक है, हम सबके पास समझो कि हमारे पास जो जीन है ना, जो हमारा ये बना रहा है एंजाइम, वो हमारा है यहाँ पे डोमिनेंट एलील हमारे पास है।
और क्योंकि हमारे पास डोमिनेंट एलील है तो हम सब यहाँ पे होंगे नॉर्मल, सो दैट इज व्हाई वी आर ऑल नॉर्मल, क्योंकि हमारे दोनों यहाँ पे जो एलील है वहाँ पे डोमिनेंट एलील है एंड वी आर ऑल नॉर्मल, हमें कोई फिनाइलकेटोयूरिया की कंडीशन नहीं है। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारी कंडीशन किसी बेबी में मिलती है, अगर कोई बेबी आपको दिखाता है, अगर आपके सामने एक पेशेंट आता है एज अ स्मॉल बेबी और अगर उसके कंडीशन है आपकी फिनाइलकेटोयूरिया की, तो आप समझ जाना कि उसके अंदर दोनों के दोनों जो यहाँ पे जो एलील है वो है मेरे स्मॉल पी वाले। अगर आपको दोनों के दोनों यहाँ पे एलील स्मॉल पी वाले मिल जाए, दैट मीन्स यू हैव अ रिसेसिव कंडीशन। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे जो एलील है वो मेरे रिसेसिव एलील है मेरे फिनाइलकेटोयूरिया के। अगर यहाँ पे मुझे रिसेसिव एलील मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, then in that case the person will be suffering with phenylketonuria, 100% पर्सन को phenylketonuria। सो इसलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, क्योंकि ये कंडीशन होने के लिए पता है क्या चाहिए, दोनों के दोनों एलील होने चाहिए रिसेसिव। दोनों अगर एलील आपके रिसेसिव होंगे तभी आपका वहां पे कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, तभी वो बच्चा आपका वहां पे अफेक्टेड होगा, और एल्स बच्चा आपका नॉर्मल रहेगा। अब आप लोग मुझे सोच के बताओ, मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया है, कैपिटल पी मेरा डोमिनेंट है, स्मॉल पी मेरा है यहाँ पे रिसेसिव, ठीक है। नाउ यू थिंक एंड टेल मी, अगर यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे क्रोमोसोम है, यहाँ पे तुम्हारा वापस में बता रहा हूँ, मेरा क्रोमोसोम नंबर 12 के हमारे यहाँ पे दोनों की मैंने यहाँ पे कॉपी बना ली। अब तुम सोचो कि अगर कंडीशन कुछ ऐसी है कि एक एलील मेरा है यहाँ पे स्मॉल पी और दूसरा एलील मेरा यहाँ पे है कैपिटल पी, आप मुझे अब बताओ कि ये पर्सन जो होगा या ये जो बच्चा यहाँ पे होगा, क्या वो नॉर्मल होगा या ही विल बी सफरिंग विद फिनाइलकेटोयूरिया? क्या कंडीशन यहाँ पे होगी? सर नॉर्मल। नॉर्मल। बहुत बढ़िया, इट्स नॉर्मल। और तुमने नॉर्मल क्यों बोला? सर क्योंकि ये डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि तुमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरे को एक्सप्रेस करने नहीं देगा। इट वोंट अलाउ द स्मॉल पी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, एंड दैट्स व्हाई वी विल से दैट दिस पर्सन ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर नॉर्मल। तो अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ पे होती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लड़का नॉर्मल होगा, नॉर्मल तरीके से बड़ा होगा, कोई उसे दिक्कत नहीं आएगी, मेंटल डेवलपमेंट नॉर्मल रहेगी, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, अगर आपकी ये कंडीशन होती है तब भी। सो इसलिए अब तुम समझ सकते हो दिस कंडीशन इज अ रेयर, या तुम अभी तुम पूरे चीजों को यहाँ पे समझो, जितने भी तुम्हारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो तुम्हें सोसाइटी में कॉमनली देखने के लिए नहीं मिलते हैं, दे आर रेयर बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। मेजॉरिटी ऑफ द डिसऑर्डर्स इन द पॉपुलेशन आर माय ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, और इसलिए ये आपको कॉमनली देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आप कभी नोटिस करना, आपको नहीं मिलता कि किसी को फिनाइलकेटोयूरिया का तुम्हें कोई केस दिखेगा ऐसे जनरली देखते हुए, या तुम्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस का तुम्हें कोई केस दिखता है, ये नहीं दिखता तुम्हें, बिकॉज दे आर माय रिसेसिव कंडीशन। अगर कंडीशन रिसेसिव होती है ना बेटा, तो होता क्या, ये पॉपुलेशन में दिखने के चांसेस इसके काफी कम होते हैं, इट इज वेरी रेयर। सी दैट इज व्हाई यू गेट टू सी देम वेरी कॉमनली, यू डोंट गेट टू सी देम कॉमनली इन द पॉपुलेशन। सो ये चीज तुम्हें यहाँ पे समझनी है, और अगर आपको ये चीज समझ आ रही है देन इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड नंबर ऑफ थिंग्स इन आगे वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो याद रखना, फिनाइलकेटोयूरिया वाली स्टोरी याद रखना, पूरी स्टोरी याद रखना, और इतना याद रख लेना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय प्लीयोट्रॉपी, दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय प्लीयोट्रॉपी, ठीक है। क्या ये वाला स्लाइड सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड? अच्छा, समवन हैज अ क्वेश्चन, सर आप कैपिटल पी नॉर्मल दैट था, हाँ कैपिटल पी द नॉर्मल कंडीशन, यस सर। फिर वो एक्सपायर हो जाता है पी वाला? नहीं बेटा, एक्सपायर तो नहीं होता, बट द पर्सन विल हैव दिस डिफिकल्टी ऑफ लर्निंग समथिंग, वोंट हैव अ नॉर्मल लाइफ, बट एक्सपायर नहीं होगा। सर ठीक है, सर तो बोलो। सर उसकी जैसे सर नॉर्मल है ना, तो सर जैसे उसके आगे वो जनरेशन आएगी तो उसमें भी क्या जेनेटिक डिसऑर्डर होगा? जनरली हाँ, सी वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका बहुत सही था। हम एक कंडीशन सोचते हैं अब यहाँ पे, अब तुम लोग मुझे यहाँ पे बता पाओगे, तुम लोग सोच पाओगे, बिकॉज नाउ यू नो फ्यू थिंग्स। क्वेश्चन आपका सही है। समझो यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ क्रोमोसोम यहाँ पे, राइट। अब तुम सोचो, अगर यहाँ पे मुझे चाहिए दोनों स्मॉल पी, अगर मुझे यहाँ पे दोनों स्मॉल पी चाहिए, तभी इस बच्चे को होगी डिजीज, राइट, तभी इस बच्चे को यहाँ पे डिजीज होगी। अब तुम ये बात समझो यहाँ पे, अगर मुझे डिजीज कॉज करनी है इस बच्चे के अंदर, फादर के एंड पे भी मुझे चाहिए क्रोमोसोम जो अफेक्टेड होगा, वो जो एक स्मॉल पी चाहिए मुझे, और मदर के एंड पे भी मुझे चाहिए यहाँ पे स्मॉल पी। समझो इस बात को, फादर के एंड पे भी मुझे यहाँ पे एक स्मॉल पी चाहिए होगा और मदर के एंड से मुझे एक स्मॉल पी चाहिए होगा, तभी यहाँ पे एक कंडीशन हो सकती है,
ठीक है, तो ये काफी रेयर है, समझिए इस बात को, दिस कंडीशन टू हैपन इज गोइंग टू बी वेरी रेयर। अगर फादर है यहाँ पे कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, तो हो सकता है कि एक स्मॉल पी यहाँ पे आ सकता है, और मदर अगर यहाँ पे आपकी है कैपिटल पी स्मॉल पी, तो आपको यहाँ से एक स्मॉल पी आपका यहाँ पे आ सकता है। अब होगा क्या, यहाँ पे मदर आपकी यहाँ पे रहेगी नॉर्मल, राइट, और फादर आपका यहाँ पे रहेगा नॉर्मल। अब दीक्षा आपने मुझे यहाँ पे पूछा कि अगर आपका पर्सन अफेक्टेड है तो उसका बेबी यहाँ पे अफेक्ट होगा नहीं होगा। देखो अब सोच, एक बात यहाँ पे याद रखना, जनरली क्या होता है अगर पर्सन अफेक्टेड हो ना, सो यूजुअली दे डोंट अंडरगो द इवेंट ऑफ मैरिज। जनरली इफ अ पर्सन इज अफेक्टेड दे जनरली डू नॉट गो अंडरगो द इवेंट ऑफ मैरिज। लेकिन अगर उनकी शादी होती है, समझो अगर उसका केयर लेते हैं आप, और अगर उनकी लाइक मैरिज होती है नॉर्मली, समझो यहाँ पे मदर है वो अफेक्टेड है स्मॉल पी के साथ, तो यहां से तो एक स्मॉल पी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फादर आपका नॉर्मल है, अगर फादर आपका यहाँ पे नॉर्मल है, तो बेबी को तो कोई कंडीशन होगी ही नहीं, फादर नॉर्मल है। अगर फादर आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है, देन यहाँ पे मेरा आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल पी। सो इन दैट केस माय बेबी विल बी ओवर हियर, विल बी माय नॉर्मल। समझ आ रहा है सबको यहाँ पे, दैट यू नीड टू हैव दोनों पेरेंट्स अगर आपके हेटेरोजाइगस हो गए तभी आपको ये बेबी आपका यहाँ पे हो सकता है अफेक्टेड, राइट। क्योंकि जनरली अगर कोई पेरेंट अगर आपका बिल्कुल कंप्लीटली अफेक्टेड हुआ ना इस कंडीशन से, देन जनरली उनका लाइक मैरिज वाला बात नहीं आता, कंडीशन नहीं आती, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू गेट टू सी। सो इसलिए कई बार क्या होता है मालूम है, अगर आपको मालूम हो कि फैमिली में कौन सी डिजीज रन कर रही है, आप उससे पता लगा सकते हो कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यू कैन एक्चुअली गेट टू नो दैट। एक्चुअली में आपके जेनेटिक काउंसलर होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं बताने के लिए दैट व्हाट आर द पॉसिबिलिटी कि आपका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। सो दैट इज समथिंग पीपल डू। बाहर तो काफी देखा जाता है, ये सब चीजें काफी देखी जाती है, ओके। दैट इज समथिंग यू कैन गेट टू नो। तो सर जी, हाँ बेटा बोलिए। सर आपने बोला क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रही हूँ। अच्छा ये पूछ रहे हो आप मुझे, ये कह रहे हो? सर जैसे देखो ना, सर फादर में एक कैपिटल है और एक स्मॉल है और मदर नॉर्मल ही है। ठीक है चलो ये करके देख लेते हैं। ठीक है ये मेरा फादर का कंडीशन है। सुनो बोलो। सर, तो जैसे एक पी है, एक कैपिटल पी है और एक स्मॉल पी है, तो सर वो नॉर्मल होगा, है ना। तो सर जैसे उसकी जनरेशंस, सर जब हम उनकी क्रॉसिंग ओवर कराएंगे तो सर जो एक पर सर जैसे 4 एलीज बन रहे हैं, तो उसमें से एक में चांस होगा, है ना, जेनेटिकल जाने का। तो राइट सर जैसे वो जो उसकी जनरेशंस आगे देखते जाए ना, तो सर वो सर इनकेस मतलब ये काफी जनरेशंस के बाद भी हो सकती है प्रॉब्लम। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल वही। सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि यार वो पॉपुलेशन आप मेट किससे कर रहे हो। अगर लड़की देखो अगर एक कैपिटल पी स्पॉन पी वाली है और लड़का अगर कैपिटल पी वाला है तो फिर दिक्कत नहीं आती। देन यू डोंट गेट टू सी लाइक मतलब उस जो इनिशियल बेबी जो होगा ना उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बट वो लड़का अगर किसी और से शादी कर रहा है जिसके पास स्मॉल पी है, राइट, और उसके बाद एक स्मॉल पी है, तो उसके बेबीज जो हो सकते हैं उनको दिक्कत आ सकती है, दे हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ डिजीज, राइट। तो अगर आपकी बात को मैं सिंपल तरीके से बताऊं, अगर मेरा ये एलील प्रेजेंट है पॉपुलेशन के अंदर, तो कभी ना कभी एक्सप्रेस कर सकता है, बाय चांस मौका इसको मिलेगा तो एक्सप्रेस करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये रहेगा पॉपुलेशन में, और इसको अगर इसको अपॉर्चुनिटी मिला, जो मिल सकता है, then it will express itself. That's why it's a very rare condition. इसलिए रिसेसिव डिसऑर्डर काफी रेयर होते हैं, क्योंकि एंड जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर रिसेसिव ही होते हैं। कभी नोटिस करना जेनेटिक डिसऑर्डर आपके रिसेसिव। एक और डिसऑर्डर आपका रहता है जो आप पढ़ोगे आगे इसी चैप्टर में, जिसको हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये भी आपका होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। बस इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें बात ये होती है कि यार लड़की की एज 21-22 साल तक ही रहती है, उससे ज्यादा नहीं हो पाती, कई बार उतनी भी नहीं हो पाती, राइट। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। मैं बस आप लोगों से इतना चाहूंगा कि जब भी आपके सामने अब टर्म आए ना ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, आप इतना याद रख लेना कि दोनों एलील मेरे होंगे रिसेसिव, तभी वो कंडीशन आएगी। इतना याद रख लेना ताकि वो क्या होगा आपको समझने में आसानी होगी। सो व्हेन आई से वन कंडीशन इज गोइंग टू बी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, देन यू शुड नो दैट कि दोनों ही कंडीशन आपकी होंगी रिसेसिव, दोनों ही एलील आपके रिसेसिव होंगे, तभी आपको कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। चलो तो इतना आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, राइट। अच्छा मुझे ये डिजीज लेके एक चीज याद आ गई, अच्छा ठीक है, आई विल टेल यू लेटर। ओके सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो।
सो यहाँ पे हमने देख लिया, हमारे यहाँ पे प्लियोट्रॉपी हमने यहाँ पे समझ लिया. सो आई होप प्लियोट्रॉपी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और आपको ये भी मालूम है कि फिनाइलकेटोग्राम आपके यहाँ पे क्या होता है, ये सब आपके यहाँ पे क्लियर है. सिकल सेल एनीमिया भी आपका एक एग्जांपल है प्लियोट्रॉपी का, बट उसे हम सेपरेटली बाद में जब सिकल सेल एनीमिया को समझेंगे तब उसे हम देख लेंगे. अभी बस याद रखो कि वो भी एक आपका यहाँ पे एग्जांपल बन जाता है. बट फिनाइलकेटोग्राम इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर थॉरली एज अ एग्जांपल एंड आल्सो एज अ डिजीज. यू हैव टू नो दिस, इसमें हो क्या रहा है. ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग वी हैव डन. अब हम क्या करते हैं, नाउ I'll have to add few slides over here, क्योंकि अब हम चालू करेंगे हमारे यहाँ पे नया टॉपिक, एंड दैट न्यू टॉपिक इज गोइंग टू बी योर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये हम यहाँ पे समझेंगे. अब उसकी भी हम पहले यहाँ पे स्टोरी समझेंगे, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर. ऑलराइट, अब हम यहाँ पे चालू करते हैं हमारा नया टॉपिक, एंड दैट इज माय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. अब पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये थ्योरी दी किसने थी. इसको भी स्लोली समझेंगे ताकि आपको सारी चीजें समझ आ जाए एक बारी के अंदर ही. ये थ्योरी आपको दी थी आपके दो इंडिविजुअल था आपके आते हैं. एक तो सटन नाम का एक साइंटिस्ट था, एंड वन वाज माय बोवरी. इन दो साइंटिस्ट ने मुझे यहाँ पे थ्योरी दी थी, एंड दैट थ्योरी वाज कॉल्ड एज माय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ माय इनहेरिटेंस. अब इसमें आगे बढ़ने के पहले आपसे मुझे कुछ चीजें यहाँ पे जाननी पड़ेंगी. आप मुझे ये बताओ कि आपका जो ग्रेगर मेंडल था, मैं यहाँ पे साइड में एक बॉक्स बना के बताओ, आप मुझे बताओ, जो आपका जो ग्रेगर मेंडल था वो बोलता था, काफी चीज उसने हमें बताई थी, डोमिनेंस वाले लॉ, कई सारे लॉ दिए थे उसने, काफी चीज उसने आगे बताई थी. आप मुझे ये बताओ कि जीन्स की जगह क्या टर्म यूज करता था. फैक्टर. बिल्कुल सही, जीन, राइट. ग्रेगर मेंडल वाज यूजिंग अ टर्म फैक्टर. अब आप थोड़ा डायरेक्टली से समझो, मेंडल ने क्या किया. मेंडल ने हमेशा ये बोला कि फैक्टर आपके एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ये चीज उसने बोली. उसने ये बोला कि फैक्टर्स जो आपके होते हैं उनके अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, और वो जो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं फैक्टर्स के, वो आपके होते हैं सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, दे अंडरगो सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. ये बात भी उसने बोली थी, और जब ये बात उसने बोली तब आपको मिला आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तब आपको मिला आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आपको मिला ऑफ सेग्रीगेशन. यस सर. राइट. उसी के साथ उसने ये भी बोला कि फैक्टर्स जो होते हैं वो हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. जब उसने डायरेक्ट क्रॉस किया तो उसने बोला कि यार ये जो अलग अलग जो फॉर्म होते हैं, जो आपके एलील्स होते हैं फैक्टर के, दे कैन फॉर्म ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, एंड दे कैन गिव यू न्यू रिकॉम्बिनेशन. आपको मिल सकता है नया आपको फिनोटाइप देखने के लिए मिल सकता है. तो उसने आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी उसने आपको यहाँ पे समझाया, ग्रेगर मेंडल ने. तो ग्रेगर मेंडल ने आपको काफी चीजें बताई, लेकिन याद रखना उसने ये बोला कि फैक्टर आगे पहुंचता है, फैक्टर आपका सेग्रीगेट करता है, एलील्स उसे सेग्रीगेट करते हैं, ये सब उसने बोला. याद करो, उसने कभी भी फैक्टर होने का फिजिकल एविडेंस नहीं दिया. उसने कभी ये नहीं बोला कि ये फैक्टर है या यहाँ पे फैक्टर प्रेजेंट है. ये चीज वो कभी बता नहीं पाया, और इसीलिए उसके काम को एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था. अगर आपको याद है तो मैंने आपको बोला था कि उसका एक रीजन ये था कि उसके काम को एक्सेप्ट लोगों ने इसलिए नहीं किया बिकॉज he was not able to give a physical evidence of a factor, कि फैक्टर होता क्या है. उसका वो फिजिकल एविडेंस कभी वो दे ही नहीं पाया. he couldn't give the physical evidence of that particular factor. ठीक है, ये चीज उसने कभी बोल ही नहीं पाया वो ये चीज. सर्टन एंड बोवरी एक्चुअली टोल्ड अस, इनके काम से हमें पता चला कि जो आपके जो फैक्टर है ना, जो बेसिकली आपका जीन है, ये आपका क्रोमोसोम के ऊपर होता है, और क्रोमोसोम उसे कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ये चीज आपने बताई थी सर्टन एंड बोवरी में. तो इतना पहले आप याद रखो कि ये स्टोरी हमारी है किस बात के लिए. ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी इस बात की है कि सर्टन एंड बोवरी ने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो कैरी करते हैं फैक्टर्स को. और बेसिकली हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जीन्स को कैरी करते हैं, और यही क्रोमोसोम्स आपके एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में जाते हैं. ये थ्योरी आपको दी थी सर्टन एंड बोवरी ने. सो दैट इज समथिंग दे सेड. मेंडल ने कभी क्रोमोसोम टर्म यूज ही नहीं किया, और वो कर भी नहीं सकता था. मैं बताता हूँ क्यों बाद में. वो कर भी नहीं सकता था, लेकिन ये जो क्रोमोसोम जो टर्म मिला, और ये बताना कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन होते हैं, ये सब आपको मिलता है थैंक्स टू योर सर्टन एंड बोवरी. एंड दैट्स व्हाई वी से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सर्टन एंड बोवरी. तो याद रखना ये थ्योरी का मतलब क्या है. द थ्योरी इटसेल्फ सेज दैट, एक क्लियर स्टेटमेंट थ्योरी आपको यहाँ पे ये कहती है
that chromosomes physically carry genes from one generation to another. बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे, और आपको समझ भी आ जाएगा कि क्रोमोसोम से फिजिकली कैरी करते हैं, और वही लोग उठा के लेके जाते हैं जीन को एक साइड से दूसरे साइड की तरफ. दैट इज व्हाट द सेंटेंस इज. और यही चीज आपको बताया कि आपके यहाँ पे सर्टेन एंड बोवरीन, राइट. ये तो मैं आपको एक सुपरफिशियल आइडिया यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, राइट. समरी दे रहा हूँ आपको स्टोरी की. क्या ये इतना आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो क्रोमोसोम फिजिकली कैरी द जीन्स. यही आपके जीन्स को कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ, राइट. तो इनके पास आपके जीन्स होते हैं. यही बता रहा आपका सर्टेन एंड बोवरीन है इन द ईयर ऑफ 1903 बाय गिविंग अस द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. अब इसका थोड़ा सा हम हिस्ट्री यहाँ पे समझते हैं. हिस्ट्री यहाँ पे कुछ ऐसा है कि याद रखना कि जब मेंडल ने अपना काम किया था ना, तब आपका माइक्रोस्कोप इतना एडवांस होता ही नहीं था. सो टाइम के साथ साथ क्या हुआ, there was a advancement in the field of microscopy. I hope you have a time. There was a advancement in the field of microscopy. देखो आज की डेट में तुम लोग यूज करते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्कूल में यूज करते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बट वही नहीं होता, और भी कई सारे होते हैं. यू हैव अ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, यू हैव अ कॉनफोकल माइक्रोस्कोप. तो काफी एडवांस हो चुका है, अब तो काफी कोई चीजें एडवांस हो चुकी है. पहले टाइम पे नहीं था, लेकिन जैसे जैसे चीजें एडवांस होने लगी ना, समझो यहाँ पे हुआ क्या. जैसे चीजें एडवांस हुई, लोगों को पता चला कि सेल के अंदर काफी चीजें आपको देखने को मिलती है. पीपल वर एबल टू ऑब्जर्व सेल वेरी क्लियरली, राइट. पीपल वर एबल टू ऑब्जर्व सेल वेरी क्लियरली. और लोगों को पता चला कि सेल टू सेल आपका ट्रांसमिशन होता है, सेल टू सेल आपका कंटेंट भेजा जाता है. और आई वुड से एक सेल में से जब दूसरा सेल बनता है तो उसके अंदर आप सारे का सारा कंटेंट आप पूरा ट्रांसफर कर देते हो, या पूरा आपका डुप्लीकेशन वहां पे कंटेंट का होता है. उसके साथ साथ बाद में लोगों को पता चला कि सेल के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपका न्यूक्लियस. ये भी आपको बाद में पता चला कि सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा. और ये सारी डिस्कवरी हो रही थी विद द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोपी. दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब जब लोगों को यहाँ पे न्यूक्लियस देखने लगा, व्हेन पीपल वर एबल टू ऑब्जर्व न्यूक्लियस, तो उनको दिखने लगा न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. दे वर आल्सो एबल टू ऑब्जर्व सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस. अब आप मुझे बताओ, जब लोगों को यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, तो वो बेसिकली उन्हें क्या दिख रहा था वहां पे? क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स, आप कुछ भी बोलोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा. सो दे रियलाइज दैट विद इन द न्यूक्लियस यू हैव द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोसोम्स. ये चीज भी लोगों को पता चली, राइट. एंड स्लोली दे रियलाइज कि क्रोमोसोम्स जो आपके होते हैं वो आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. दैट इज समथिंग दे हैव रियलाइज कि यार क्रोमोसोम ही आपके न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे. सो दैट इज समथिंग वी हैव टू रियलाइज. अब इतना स्टोरी देखो, याद रखना, दिस इज अ स्टोरी जो हम यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे समझ रहे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. उन्हें फिर बाद में पता चला कि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट है ये आपका ब्रेन होता है सेल का. ये आपका सेल का ब्रेन होता है, क्योंकि यही सारी चीजों को कंट्रोल करता है. ये सब चीजें इनको यहाँ पे पता लग रही थी. अब हम देखते हैं कि सटन ने यहाँ पे क्या किया. नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट द सटन एक्चुअली डिड. सटन जो था यहाँ पे, इसने चालू किया स्टडी करना. ही वाज स्टडीइंग द ग्रास हॉपर, ही वाज स्टडीइंग द सेल्स ऑफ द ग्रास हॉपर. सो ग्रास हॉपर के सेल्स को ये स्टडी कर रहा था. ग्रास हॉपर के सेल्स को ये कर रहा था स्टडी. अब ग्रास हॉपर में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए ना, यू विल गेट टू सी ग्रास हॉपर के अंदर यू विल हैव अ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो आपको मिलते हैं देखने के लिए एक सेल के अंदर. दिस आर माय 24 क्रोमोसोम्स यू गेट टू सी इन ग्रास हॉपर. 24 क्रोमोसोम्स यू गेट टू सी इन ग्रास हॉपर. सो ये मेरा 2n है. उसने देखा कि ग्रास हॉपर का जो सोमैटिक सेल होता है या नॉर्मल सेल जो होता है उसमें आपको मिलते देखने के लिए आपके 24 क्रोमोसोम्स. ठीक है, दैट इज व्हाट यू गेट टू सी इन देम. फिर उसने देखा कि अगर 24 क्रोमोसोम्स है उसके अंदर, तो उसने फिर उनके गैमेट्स को स्टडी किया. उसने क्या किया, फिर ग्रास हॉपर के गैमेट्स को स्टडी करना उसने चालू किया. राइट, ही स्टार्टेड स्टडीइंग द गैमेट्स ऑफ द ग्रास हॉपर. तो जब उसने ग्रास हॉपर के गैमेट्स को स्टडी करना चालू किया तो उसे पता चला कि गैमेट्स में तो होते हैं सिर्फ 12. गैमेट में मुझे मिलते देखने के लिए सिर्फ 12 क्रोमोसोम. ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखना, दैट गैमेट्स विल हैव ओनली 12 क्रोमोसोम. So basically I can say that grasshopper will have 12 pairs of chromosomes. 12 pairs of chromosome मिलते मुझे देखने के लिए. एक ये चीज मैं कह सकता हूं, तभी तो मेरा नंबर आएगा 24. ठीक है, नॉर्मल सेल के अंदर, नॉर्मल डिप्लॉइड सेल के अंदर आई विल गेट टू सी 24 क्रोमोसोम्स.
मतलब 12 पेयर। लेकिन जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट में आपको क्या मिल रहा है, हैप्लॉइड कंडीशन आपको मिल रही है। गैमेट में आपको मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए आपके हैप्लॉइड कंडीशन। अब मेरी बात आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, ग्रास हॉपर जब गैमेट बना रहा था तो क्या हो रहे थे आपके यहाँ पे, क्रोमोसोम्स आपके हो रहे थे यहाँ पे सेग्रीगेट। अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। जब ग्रास हॉपर के यहाँ पे गैमेट बन रहे थे, सो व्हाट वाज हैपनिंग, माय क्रोमोसोम्स वर अंडरगोइंग सेग्रीगेशन। सो माय क्रोमोसोम्स वर अंडरगोइंग सेग्रीगेशन। अब जैसे ही सटन ने ये ऑब्जर्व किया, तो सटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि ग्रास ऊपर में जब हो रहा है मियोसिस, जब गैमेट बन रहे हैं, तो आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो हो रहे सेग्रीगेट। उसे सडनली याद आया कि ये चीज तो मेंडल ने भी बोली थी, बट मेंडल ने क्रोमोसोम टर्म यूज नहीं किया था। मेंडल ने बोला था योर फैक्टर्स अंडरगो सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, योर पेयर ऑफ एलील्स अंडरगो सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये मेंडल ने बोला था, मेंडल ने क्रोमोसोम टर्म यूज नहीं किया था। ये टाइम पे सटन को रियलाइज हुआ कि आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर ही आपके फैक्टर होते हैं, या जो मेरे क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर ही मेरे जीन होते हैं। सो बेसिकली जब मेंडल कह रहा था दैट माय एलील्स सेग्रीगेट इनटू गैमेट्स, ही वाज बेसिकली ट्राइंग टू टेल अस दैट माय क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट इनटू योर गैमेट्स। ये जो मेरे क्रोमोसोम्स होते हैं वही सेग्रीगेट करते हैं, क्योंकि जब मेरे क्रोमोसोम्स करेंगे सेग्रीगेट तभी मेरे वहां पे जीन भी वहां पे करेगा मेरा वहां पे सेग्रीगेट। ये चीज सटन ने मुझे यहाँ पे बोली, मतलब सटन ने यहाँ पे प्रूव किया, और इसकी वजह से ही एक्चुअली रियलाइज कि मेरे जो क्रोमोसोम्स होते हैं यही मेरे फिजिकली जीन्स को कैरी करते हैं। क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया कि जो भी मेरा क्रोमोसोम के साथ हो रहा है वही मेंडल ने देखा था होते हुए आपके फैक्टर्स के साथ। अब फैक्टर्स हवा में तो रहते नहीं है, यहाँ पे हमें पता चला था कि हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये चीज सटन ने यहाँ पे बोली। तो सटन का याद रखना कि उसने ग्रास हॉपर को स्टडी किया था, उसके सेल्स को स्टडी किया था, उसने उसके गैमेट्स को स्टडी किया था, एंड ही वाज एबल टू कम विद द आइडिया कि क्रोमोसोम्स आर द वन व्हिच विल बी हैविंग द जीन्स। उसी तरीके से जो बोवरी था ना, उसने स्टडी किया था सी अर्चिन को। तो बोवरी का मैं एग्जांपल डिटेल में समझाऊंगा नहीं, बट इतना रखना दैट बोवरी वाज अ पर्सन, इसने सेम चीज करी थी बट ही डिड विद द सी अर्चिन। उसने सेम गैमेट स्टडी किया था बट दैट इज समथिंग ही डिड विद द सी अर्चिन। और उसने भी वही चीज नोटिस किया, उसने भी देखा कि यार यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो इतना याद रख लो स्टोरी के अंदर, इतनी चीज याद रख लेना कि यार यहाँ पे सेग्रीगेशन यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, और इतना समझ लो कि यार सटन बोवरी क्या रहता है। बस अगर तुम इतना समझ रहे हो, बाकी चीजें तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगी। बाकी चीजें याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बस याद होगी यार इसका आइडिया क्या था, उनका बोलने का तरीका क्या था, वो कहना क्या चाह रहे थे, या उन्होंने क्या ऐड किया जो मेंडल ने किया था, उसके अंदर उन्होंने क्या चीजें ऐड की। दे ऐड ओनली वन थिंग, दैट व्हाट मेंडल वाज सेइंग वाज ट्रू, बट जो मेंडल के फैक्टर्स थे वो क्रोमोसोम्स के ऊपर बैठ के जा रहे थे। सो इट्स एक्चुअली क्रोमोसोम व्हिच अंडरगो सेग्रीगेशन, इट्स अ क्रोमोसोम व्हिच गोस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज व्हाट दे सेड। ठीक है, इसको हम बाद में आगे साइलेंट फीचर में हम देखेंगे। तो इतना आई होप यहाँ पे आपको क्लियर है, हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे फिलहाल के लिए। सो कल हम जब मिलेंगे, टुमारो वी माइट हैव रिवीजन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेंगे बिकॉज आपका परसों टेस्ट है। ठीक है, तो कल इसके ऊपर हम लोग बिल्ड नहीं करेंगे, मेनली हाउ रिवीजन ऑफ योर, ताकि संडे में आपका स्कोर काफी अच्छा आ जाए, राइट? रिवीजन कर लेंगे फटाफट कुछ चीजों का। सो विल हैव अ लुक एट दैट एंड देन विल डू दिस ऑन मंडे। सो मंडे ट्यूसडे को हम ये होपफुली कवर करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद टीएच मॉडल। सर एक सेकंड सर, बच्चों से पूछना है कि मतलब वो थर्ड सर वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला करा दिया मैम ने पूरा चैप्टर? करा दिया है है ना क्लास, वो तो भी है। करा दिया।